नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी भाषा सेतु के 11वें पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी इसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। और अभ्यास कार्य में भी हमने पहली वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं बोधात्मक प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न, इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा है? तो उत्तर है क्योंकि दक्षिण में गोदावरी का वही महत्व है जो उत्तर में गंगा का है, इसीलिए लेखक ने इसे दक्षिण की गंगा कहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक किन किन स्थानों से होकर गुजरा? तो इसका उत्तर है दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक मद्रास, राजमहेंद्री एवं बेजवाड़ा से होकर गुजरा। ठीक है, ये बेजवाड़ा है, बेजवाड़ा से होकर गुजरा। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने नदी को लोकमाता क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है लेखक ने नदी को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि नदी भी माता के समान हमारा भरण पोषण करती है। तो नदी भी माता के समान हमारा भरण पोषण करती है, इसी वजह से लेखक ने उसे लोकमाता कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा, पश्चिम और पूर्व की गोदावरी में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है पश्चिम और पूर्व की गोदावरी में यह अंतर था कि गोदावरी नदी पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज़्यादा चौड़ी थी, यानी गोदावरी नदी पश्चिम में कम चौड़ी थी और पूर्व में ज़्यादा चौड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, गोदावरी हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी कैसे हैं? तो इसका उत्तर है लेखक ने गोदावरी को हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी इसलिए कहा है क्योंकि यह नदी हमारे पूर्वजों के समय से ही बह रही है तथा उनका भरण पोषण भी इसी ने किया है, यानी इसी नदी ने हमारे पूर्वजों का भी भरण पोषण किया है, इसीलिए इसे लेखक ने अधिष्ठात्री देवी कहा है, अपने पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी कहा है। ठीक है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, लेखक द्वारा बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी लेखक ने कैसे यात्रा की थी, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको आपको अपने शब्दों में कहना है। ठीक है। उत्तर है, बरसात के दिन थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, एक नहर में नौकाएं तितलियों के समान लग रही थी, आसमान में बादल घिरे हुए थे, धूप कहीं नजर नहीं आ रही थी, गोदावरी मटमैली लग रही थी। बेजवाड़ा में कृष्णा नदी के दर्शन अविस्मरणीय थे। बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच का दृश्य लेखक को अत्यंत मनमोहक लगा, अत्यंत सुंदर लग रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गोदावरी के प्रवाह की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं? तो इसका उत्तर है गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों से निकलता हुआ अपनी गौरव गाथा को वर्णित कर रहा था। नदी में कहीं कहीं भंवर पड़ रहे थे, ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते। नदी के प्रवाह में छोटे बड़े जहाज बच्चों की तरह उछल कूद मचा रहे थे। नदी की धारा कहीं प्रचंड रूप धारण कर लेती और कहीं शांत होकर बहने लगती। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोदावरी समुद्र से किस प्रकार मिलती है? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी कई मार्गों से गुजरती हुई धीर गंभीर माता की तरह समुद्र में मिलती है। जब नदी समुद्र से मिलती है तो बेचैन और उत्तेजित होने लगती है, परंतु गोदावरी शांत और गंभीर दिखती है। यानी कोई भी नदी जब समुद्र से मिलती है तो उस समय वह बहुत उत्तेजित रहती है, बेचैन दिखती है, लेकिन गोदावरी जो है ये बहुत धीर और गंभीर दिखती है, शांत और गंभीर दिखती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, गोदावरी के पाठ के दरमियान टापुओं के विषय में लेखक ने क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है
गोदावरी टापू अत्यंत प्रसिद्ध है। गोदावरी का जो टापू है, गोदावरी का टापू अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ बगुले अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर नहीं जाते। कुछ टापू पुराने हैं तथा कुछ नया रूप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, गोदावरी के प्रवाह के किनारे के सृष्टि सौंदर्य की विविधता और विपुलता का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, नदी का किनारा मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव प्रतीत होता है। नदी के किनारे पर सफेद महल तथा मंदिर बने हैं जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हैं। इन मंदिरों के घंटों के नाद लहरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। भारतवासी इस नदी के किनारों पर गंगा जल का आधा कलश उड़ेलकर, यानी आधा कलश का आधा जल गोदावरी नदी में डालते हैं। यहाँ से कलश पूरा भरते हैं, यानी आधा जल गंगा जी के जल से कलश भरा हुआ लेके जाते हैं, उसको आधा गोदावरी जी में डालते हैं, फिर गोदावरी जी से उसी कलश को पुनः भरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, नदी के किनारे को लेखक ने मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव क्यों कहा है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, भारतवासी संस्कृति के उपासक हैं। वे नदी के किनारे बने मंदिरों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने जाते हैं जहां उत्सव जैसा माहौल होता है। इसलिए लेखक ने नदी के किनारे को मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव कहा है। नदी के किनारे को, ठीक है, एक ही के है, एक गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, इस पाठ के किस अंश से पता चलता है कि यह पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लिखा गया था? ठीक है, तो इसका उत्तर है, अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता। इस अंश से पता चलता है कि यह पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। क है, लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां तहां पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने गोदावरी नदी में बहते छोटे बड़े जहाजों को बच्चों की संज्ञा दी है, परंतु लेखक कतार में लगे नावों की जगह नदी में कहीं कहीं पड़ने वाले भंवरों को बच्चों की उपमा देना चाहता है। भंवरे अपने आप पैदा होते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ख पाठ, नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। इसका आशय यह है कि गोदावरी नदी के किनारे पर उत्सव जैसा माहौल होता है। वहाँ अनेक भारतवासी लोक माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। नदी का किनारा मनुष्य की संपूर्ण आस्था तथा कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। ठीक है, आगे है भाषा बोधन। अब हम भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। भाषा बोधन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थों में अंतर स्पष्ट हो जाए। तो आपको इस प्रकार से इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है कि इनका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, पहला है अमूल्य। तो वाक्य प्रयोग है, हर बच्चा अपने माता पिता के लिए अमूल्य होता है, यानी जिसको खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरा है बहुमूल्य, यानी बहुत कीमती। दिन प्रतिदिन सोना बहुमूल्य होता जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा कीमती होता जा रहा है। आगे है साथी। जीवन में एक अच्छा एवं सच्चा साथी अवश्य होना चाहिए। ठीक है, साथी यानी आपका जो साथी हो, साथ देने वाला हो। आगे है सहयोगी। सहयोगी, राजन बड़े सहयोगी प्रकृति का लड़का है, यानी उसका स्वभाव ही सहयोग करना है। ठीक है, जो किसी की सहायता करे उसे ही सहयोगी कहते हैं। आगे देखते हैं विविध। विविध यानी तरह तरह के।
हमारी वाटिका विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित हो रही है। अगला है विभिन्न, यानी अनेक प्रकार के, अलग अलग तरीके के। किसी भी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। अगला है विस्तृत, विस्तृत यानी बड़ा, ज़्यादा। इस पाठ में माता गोदावरी के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। विस्तृत यानी पूरी जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है विशाल। विशाल का अर्थ होता है बड़ा। हिमालय बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आशा। आशा यानी उम्मीद। आशा है कि रमेश अवश्य कामयाब होगा। ठीक है, अगला है अभिलाषा। ईश्वर तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। अगला है आदर। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी इज्जत देनी चाहिए। अगला है श्रद्धा। हम भगवान के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अगला है अनिवार्य। अनिवार्य यानी जरूरी। प्रश्न क्रमांक 2 अनिवार्य है। आपने पेपर में पढ़ा होगा ना, लिखा रहता है कि ये वाला प्रश्न अनिवार्य है, तो वही प्रश्न क्रमांक 2 अनिवार्य है। इस प्रकार से वाक्य। आवश्यक। समय के साथ बदलते रहना आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। आगे है आशंका। सोहन मेरे पीछे पीछे चल रहा था, तब मुझे आशंका हुई कि वह मेरा पीछा कर रहा है, यानी मुझे उस पर शंका हुई कि वह मेरा पीछा कर रहा है। आगे है संदेह। मुझे संदेह है कि रमेश मुझसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, आगे है दूसरा प्रश्न भाषा बोधन का। इस पाठ में उस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए जहां गोदावरी का सजीव वर्णन किया गया है। गोदावरी के लिए किन किन विशेषण पदबंधों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। धीर गंभीर माता, जीव नदी, विशाल नदी इत्यादि। तो इनका प्रयोग किया गया है, इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है गोदावरी के लिए कि धीर गंभीर माता है गोदावरी, जीव नदी है गोदावरी और विशाल नदी है गोदावरी। आगे पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। इस पाठ से क्रिया के अपूर्ण भूतकाल के 4 उदाहरण छाटिए। उन क्रियाओं को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलकर उन वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आपसे कहा गया है कि पाठ से कुछ अपूर्व भूतकाल के उदाहरण छाटिए, फिर उनको अपूर्ण वर्तमान काल में बदल करके लिखिए। ठीक है, वापस से उन्हीं वाक्यों को अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। उत्तर इस प्रकार से है। सबसे पहले अपूर्ण भूतकाल के वाक्य छाटिए, जैसे हम इसी उधेड़ बुन में थे। दूसरा है आसमान में बादलों के घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। तीसरा नदी के पानी में उन्माद था। चौथा कांस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, यानी काम उसमें हो रहे थे जो कि पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, अब हम इसका दूसरा रूप देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल में ये वाक्य कैसे होगा? जैसे पहला देखिए, हम इसी उधेड़ बुन में हैं। यहाँ क्या है? हम इसी उधेड़ बुन में थे। और अपूर्ण वर्तमान काल क्या हो गया कि हम इसी उधेड़ बुन में हैं। दूसरा वाक्य है, आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक नहीं है। अगला है, नदी के पानी में उन्माद है। अगला है, कांस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा है, यानी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है। ठीक है, उस समय क्या था कि कार्य पूरा नहीं हुआ था, हो रहा था, और अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि हो रहा है। आगे है चौथा प्रश्न, उपासक गोदावरी के जल से कलश भरते हैं, वे उन्हें ले जाते हैं। उपासक गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को इसी प्रकार परिवर्तित कीजिए। जैसे आपको यहाँ दिया गया कि उपासक गोदावरी के जल से कलश भरते हैं, वे उन्हें ले जाते हैं। फिर नया वाक्य बना कि उपासक गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे
क है नौकर तरकारी खरीदता है वह घर लाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि नौकर तरकारी खरीद कर घर लाता है। ठीक है। ख है इसका, मैंने वह आवाज सुनी मैं देखने के लिए बाहर गया। तो इसका वाक्य क्या होगा कि मैं वह आवाज सुनकर देखने के लिए बाहर गया। इस प्रकार से आगे है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यानी जो शब्द आपको यहाँ दिया गया है इससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे मस्त, मस्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मस्ताना या फिर मस्ती। ठीक है। अगला है ऊंचा, ऊंचा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ऊंचाई। अल्हड़, अल्हड़ का जो भाववाचक संज्ञा होगा वह क्या होगा, अल्हड़पन। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है गहरा, गहरा का भाववाचक संज्ञा होगा गहराई। फिर है बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़ापा। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनका जो शब्द आपको दिए गए हैं इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अथाह, अथाह का अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी बहुत ज़्यादा, जिसका अनुमान न लगाया जा सके। तो गोदावरी नदी में अथाह जल था, यानी इतना जल था जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे है मन, यानी मन मचलना। तो इसका क्या अर्थ होता है, ललचाना। इसका अर्थ होता है ललचाना या आकर्षित हो जाना। ठीक है, आकर्षित होना। नदियों की शोभा देखकर मेरा मन मचलने लगता है, यानी जब हम नदियों के पास जाते हैं तो उनकी शोभा को देखकर हमारा मन आकर्षित हो जाता है या मचलने लगता है। ठीक है। आगे है उधेड़ बुन में होना, यानी सोच विचार में पड़ना। इसका अर्थ क्या है, सोच विचार में पड़ना। ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, रमेश न जाने किस उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। रमेश न जाने किस उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। आगे है शान शौकत, इसका अर्थ है ऐसो आराम, यानी ठाट बाट। ऐसो आराम, ठाट बाट। वाक्य प्रयोग है रोहन अपने शान शौकत में ही पड़ा रहता है। रोहन अपने शान शौकत में ही पड़ा रहता है, यानी अपने ठाट बाट में ही पड़ा रहता है, अपने ऐसो आराम में ही पड़ा रहता है। ठीक है। आगे है स्वांग रचना। स्वांग रचना का अर्थ होता है ढोंग करना, यानी दिखावा करना। पेट दर्द न होते हुए भी सीमा ने पेट दर्द का स्वांग रचा, यानी सीमा को पेट दर्द नहीं हो रहा था फिर भी उसने पेट दर्द का बहाना बनाया, स्वांग रचा। स्वांग का अर्थ क्या होता है, ढोंग करना या बहाना बनाना। ठीक है। आगे है ज्ञान विस्तार, जो कि आपको स्वयं करना है, तो इसको आप स्वयं करें। यहाँ लेखक के बारे में जानकारी दी गई है तो आप इसको अवश्य जानें, अवश्य पढ़ें। आशा है कि यह वीडियो तथा इसका अभ्यास कार्य, यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबके लिए बहुत सहायक होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।